अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लुकमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक न्यू केस, एक रियल केस डिस्कस करेंगे जो हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ, दैट इज़ प्लमर विंसन सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से, फिर उसकी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद द हिस्ट्री। 45 ईयर ओल्ड मैरिड फीमेल, यहाँ एक रिस्क फैक्टर है कि ओल्ड एज फीमेल है, रेजिडेंट ऑफ फरंगी टाउन, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन फ्रॉम 5 months, came in the emergency department with the complaint of fever on and off from 3 months, loss of appetite, difficulty in swallowing of food and generalized weakness from 3 months। तो पेशेंट को ये 4 कंप्लेंट्स हैं, फीवर, भूख की कमी और उसे निगलने में फूड को प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ उसे वीकनेस है 3 मंथ से। तो ये सारी कंप्लेंट उसे 3 मंथ से हो रही हैं। HOPC की बात करते हैं। According to patient attendant, she was in her best usual state of health 3 months back when she developed fever, gradual in onset, documented 102 Fahrenheit, associated with rigors and chills। तो फीवर के कैरेक्टर्स ये हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ और हाई ग्रेड के साथ हुआ और उसके साथ पेशेंट को कपकपी भी होती है। इंटरमिटेंट है, बीच में गैप आ जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है फीवर, अकर्स आफ्टर एवरी 2 to 3 days। फीवर रिलीफ बाय टेकिंग पैरासीटामोल, यानी कि एंटीपायरेटिक से कुछ उसे रिलीफ मिलता है। इसका मतलब है कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में हो रहा है पेशेंट को, इसीलिए फीवर आ रहा है। इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हेड एक, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कफ, SOB। पेशेंट को जो है वो माइल्ड समटाइम्स उसने ये कंप्लेन की थी कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए उसे जो है वो SOB की कंप्लेन कभी कभार हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की, और साथ बर्निंग मिक्चुरेशन भी कभी कभार हो जाती है। बट कफ, डायरिया और एब्डोमिनल पेन, हेडेक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, सिर्फ SOB और बर्निंग मिक्चुरेशन ऑन एंड ऑफ कभी कभार होती है। शी हैड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ऑफ फूड एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। डिस्फेजिया इज़ मोर फॉर सॉलिड फूड, यानी कि उसे जो निगलने में मसला है वो ज़्यादा सॉलिड फूड के लिए है। नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉट एनी पेन ऑन स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी कि पेशेंट को डिस्फेजिया तो है लेकिन ओडाइनोफेजिया नहीं है, पेनफुल स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ उसे डिफ़िकल्टी हो रही है खाना खाने में। शी कैन टेक सम सिप्स ऑफ वाटर एंड इफ़ फूड गिवन फोर्सफुली देन वॉमिटिंग अकर्स। जब उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाया पिलाया जाता है तो पेशेंट वॉमिट कर देती है। डिस्फेजिया वॉज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लॉस ऑफ वेट। पेशेंट की एक और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री हमें यहाँ पता चली है कि पेशेंट का लॉस ऑफ वेट है। पेशेंट हैज़ जनरलाइज वीकनेस फ्रॉम 3 मंथ्स, जाहिर है जब कुछ खाए पिएगी नहीं तो फिर वीकनेस होगी। शी वॉज अनेबल टू परफॉर्म हर रूटीन वर्क एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स। पेशेंट वॉज बेड बाउंड फ्रॉम 3 मंथ्स, यानी कि इतनी ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस हो गई है और जिसकी वजह से पेशेंट अब बेड बाउंड है। जनरलाइज वीकनेस इज एसोसिएटेड विद डिजीनेस, नॉट एनी हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस। ऐसी कोई से टिंगलिंग सेंसेशन की हिस्ट्री नहीं है। फॉर ऑल दीज कंप्लेंट्स शी विजिटेड द हॉस्पिटल मल्टीपल टाइम्स बट कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव। शी डिनाइज एनी हिस्ट्री ऑफ पाइका, ब्लड इन द स्टूल और ब्लड इन द वॉमिटस। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की कोई स्पेसिफिक नहीं है। एलर्जिक हिस्ट्री भी नील है। पर्सनल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल स्लीप है लेकिन लॉस ऑफ वेट है। 4 to 5 kg पेशेंट का वेट लॉस हो चुका है इन 3 मंथ्स। नॉर्मल यूरिनरी हैबिट्स हैं और कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ उसकी हिस्ट्री है, लेकिन कोई एडिक्शन नहीं है। तो हमारी जो हिस्ट्री है तकरीबन वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ डिफरेंशियल्स बन चुके हैं कि पेशेंट को क्या क्या कंप्लेन हो सकती है कि उसे डिस्फेजिया हो रहा है। अब वो उसकी कोई फंक्शनल कॉज भी हो सकती है। समटाइम्स जो फीमेल होती हैं साइकेट्रिक इश्यूज़ की वजह से भी जो है वो खाना पीना छोड़ देती हैं और उन्हें लगता है कि उसे डिस्फेजिया की कंप्लेन है, यानी कि उनको खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और फिर वेट लॉस की कंप्लेन हो रही है। तो कुछ फंक्शनल कॉजेज़ भी होती हैं और कुछ जो है वो पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिक कॉजेज़ होती हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इसोफेजियल वेब्स हो सकते हैं इसोफेगस के अंदर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर खुदा न खास्ता मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको रूल आउट करेंगे। और उसके अलावा कोई जो है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा या मेलिग्नेंसी, इस तरह के फीचर्स भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जो है वो आगे अब इसकी लैब्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा। चलिए इसकी एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी जो है वो फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हस्बैंड अलाइव है, हेल्दी 5 चिल्ड्रन हैं, सब हेल्दी और अलाइव हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, 5 पीपल लिव इन हर ओन हाउस, यूज टैप वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि मिडिल क्लास जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, थिन लीन है क्योंकि उसने वेट लॉस किया है, कैनुला इन हर राइट हैंड, वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। ब्लड प्रेशर वॉज 120/70, पल्स 94%,
and 94 beats per minute, oxygen saturation 94% and respiratory rate 19. अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं, एनीमिया, पेशेंट वाज सीवियरली एनीमिक बट नो जॉन्डिस, कॉलोनाइकिया पॉजिटिव, क्योंकि पेशेंट एनीमिक थी तो यहाँ हमें उसके कॉलोनाइकिया यानी कि स्पून शेप नेल, ये एनीमिया का एक फीचर होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें ये फीचर मिलता है। नो एडिमा, नो साइनोसिस, नो लिम्फेडिनोपैथी। यूजुअली ये होता है कि जब मेलिग्नेंसीज की हम बात करते हैं तो उसमें लिम्फ नोड कहीं ना कहीं हमें इनलार्ज मिलती हैं। अब यहाँ हमारे पास पेशेंट सीवियरली एनीमिक है, उसे जो है वो कॉलोनाइकिया यानी कि जो कि आयरन डेफिशिएंसी का फीचर होता है, और एंगुलर चिलोसिस या ग्लोसाइटिस भी है, ये भी हमें आयरन डेफिशिएंसी में मिल सकता है या फिर न्यूट्रिशनल जो कॉजेज हैं होती हैं उसके अंदर मिलता है, और B12 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी ये मिल सकता है। तो हमारे जो है वो अब कहीं ना कहीं डायग्नोसिस जारी है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग के अंदर, उसे खाना नहीं निकला जा रहा, साथ में पेशेंट एनीमिक भी है और उसे कोलोनाइकिया भी है और ग्लोसाइटिस या किलोसिस के भी फीचर्स हैं। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसके आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे कि इस तरह से हमने इस चीज़ को रूल आउट करना है। देन हमने उसकी CVS की एग्जामिनेशन की, S1 प्लस S2, कोई एक्स्ट्रा साउंड्स ऑडिबल नहीं थी, CNS GCS 15/15, एब्डोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर, नो विस्ट्रोमेगैली, रिस्पायरेटरी सिस्टम नॉर्मल, वेजिकुलर ब्रीदिंग, चेस्ट वाज बायलैटरली क्लियर। तो ये थी हमारे पास जो है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हमने तकरीबन इसकी डिफरेंशियल्स बना ली हैं कि अगर वेट लॉस हो रहा है, ओल्ड एज है, खुदा ना खास्ता मेलिग्नेंसी हो सकती है, और एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ रूल आउट हो रही हैं कि पेशेंट को एक तो डिस्फेजिया है, पेशेंट सीवियरली एनीमिक भी है, और एंगुलर चिलोसिस, ग्लोसाइटिस और साथ में कॉलिनाइकिया है। तो ये जो है वो रूल आउट कर रहा है, हमारे पास एक पॉइंट आउट कर रही है ये चीज़ कि मे बी पेशेंट को प्लमर विंसन सिंड्रोम हो। चलिए आगे हम जो है वो बढ़ते हैं इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो हीमोग्लोबिन 7.5 यानी कि पेशेंट एनीमिक है, जैसा कि एग्जामिनेशन में भी बताया है। MCB 68 यानी कि माइक्रोसाइटोसिस है, और MCHC इसका MCH भी 26 का है, यानी कि हाइपोक्रोमिया भी है, यानी कि आयरन की कमी है जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो रहा है। और पेशेंट को क्योंकि फीवर हो रहा है तो उसकी कॉज इन्फेक्शियस होगी, ऑन एंड ऑफ जो हो रहा है। WBC इसके 13.4 यानी कि रेज्ड हैं, न्यूट्रोफिल्स 88% के हैं, और पेशेंट की जो है वो ऑन एंड ऑफ कंप्लेन बर्निंग मिक्चुरेशन की भी थोड़ी बहुत थी, तो न्यूट्रोफिलिया भी है उसको, WBCs भी रेज्ड हैं। अब RBCs मॉर्फोलॉजी यही है कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक उसे एनीमिया हो रहा है, तो इसे हमें रूल आउट करना है कि आयरन डेफिशिएंसी। इसीलिए जो है वो हमने अगला स्टेप ये लिया कि इसकी आयरन प्रोफाइल करवाई जाए। जब हमने इसकी आयरन प्रोफाइल देखी तो उसमें फेरिटिन बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फॉर्म में मिला, लेकिन यहाँ यूजुअली हमें आयरन डेफिशिएंसी में ये कम मिलता है, लेकिन यहाँ पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी तो थी ही, लेकिन जो पिक्चर आई है वो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की आई है। इसका मतलब है ऑन एंड ऑफ जो इतने 3 महीने से कंप्लेन है, मे बी कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही हो। तो सीरम आयरन तो उसका लो है ही, 38 का है, और TIBC यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ जाती है, टोटल बाइंडिंग आयरन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पेशेंट की कम है, जो इंडिकेट कर रहा है मे बी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। लेकिन यहाँ फिर भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, आयरन की कमी उसे है। फेरिटिन बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन होता है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है इसको कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर सीरम फेरिटिन पेशेंट का इतना ज़्यादा, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ अगर आयरन फेरिटिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मे बी ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, क्योंकि इन्फेक्शन चल रहा था पेशेंट का, तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी हो सकता है। तो ये हमें हमारे पास जो है पेशेंट को आयरन की कमी आई है, और साथ में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी है। आगे उसके जो है वो यूसीज करवाए जो कि तकरीबन नॉर्मल थे, लेकिन उसका जो क्रेटिनिन था 1.58 का है। देन हमने उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जिसमें बिलिरुबिन जो है वो तकरीबन नॉर्मल है, ALT भी अब नॉर्मल रेंज के अंदर है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज मे बी पेशेंट की जो है वो एज ग्रुप जो है वो ओल्डर है, तो मे बी बोनी ओरिजिन की वजह से उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो सकता है, और लेकिन यह है कि गामा GT थोड़ा सा माइल्डली रेज है, जो कि ये बता रहा है कि मे बी अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो इसका ओरिजिन जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का हेपेटोबिलिरी हो सकता है। चलिए हम इसके जो है वो आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन की भी कंप्लेंट थी। अगर यहाँ आप देखें उसकी यूरिन DR के अंदर टर्बिड उसका यूरिन है, उसमें जो है वो
इसमें ब्लड और उसके साथ साथ नाइट्राइट तो नेगेटिव है लेकिन ब्लड आ रहा है, उसका हेमेचूरिया हो रहा है, आरबीसीज भी उसमें न्यूमरस यानी कि 20 to 22 आ रहे हैं, और पस सेल्स भी जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, और साथ में एपिथेलियल सेल्स भी हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, और बैक्टीरिया भी इसमें है। तो मे बी इन रीजंस की वजह से जो है उसका फेरेटिन रेज हो रहा है इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से, और साथ में उसका जो है वो फीवर और रेज डब्ल्यूबीसी भी इसी यूटीआई की वजह से, जो कि साथ उसके एसोसिएटेड हैं, उसकी वजह से हो रहा है। स्टूल एग्जामिनेशन तकरीबन उसकी नॉर्मल थी, उसमें कोई खास फाइंडिंग्स नहीं थी। इसके बाद जब हमने ये देखा कि पेशेंट को इतना ज़्यादा डिस्फेजिया की कंप्लेन है, पेशेंट को जो भी दिया जाए खाने के लिए वो फ़ौरन वॉमिट आउट कर देती है, तो उसके लिए फिर हमने उसकी बैरियम स्टडीज़ करवाई। बैरियम बेसिकली एक डाई होती है जो कि पेशेंट को इनगल्फ करवाई जाती है, और उसके बाद उसका जो है वो एक्स-रे किया जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें हमें जो है वो पेशेंट को बैरियम स्वेलो करवाया जाता है अगर एसोफेजिस की एसोफेजियल एनोमली देखनी हो या पैथोलॉजी देखनी हो। बैरियम मील दिया जाता है जब हमें स्टमक की पैथोलॉजी देखनी हो। इसी तरह से बैरियम फॉलो थ्रू दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और फिर बैरियम एनीमा दिया जाता है पर रेक्टम जो है वो एनीमा दिया जाता है अगर लार्ज इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी देखनी हो। तो इसीलिए पेशेंट को जो है वो 2 चीज़ें करवाई गई, 2 स्टडीज़, एक बैरियम जो है वो स्वेलो और एक जो है वो बैरियम मील, ताकि स्टमक और इसोफेगस को एटलीस्ट देख लिया जाए। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स आप बहुत ही दे सकते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट पैथोलॉजी आपको दिख रही है अगर आप इस जगह को देखें। तो ये जो है वो इसोफेगस का सर्वाइकल रीजन है, जिसमें एक जो है वो कंस्ट्रिक्शन यानी कि नैरोइंग दिख रही है। इस नैरोइंग यानी कि फिजिकल बैरियर आपको दिख रहा है, एक नैरोइंग दिख रही है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को ये कंप्लेन थी कि उसको डिस्फेजिया, उसे खाने में निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ हमारी डायग्नोसिस इसी के ऊपर बन जाती है कि पेशेंट को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा था, और साथ में जो है वो यहाँ इसोफेजियल वेब्स भी हैं, और उससे जो है वो डिस्फेजिया की भी कंप्लेन है। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम के। और ये जो आप बैरियम देख रहे हैं ये बेसिकली बैरियम मील है, ये स्टमक के अंदर बैरियम पड़ा हुआ है। अगेन ये वही चीज़ है, ये स्टमक का अपर पार्ट है फंडस वाला, और ये इसकी बॉडी है। तो जहाँ जहाँ से ये बैरियम गुजरता है और वहाँ वहाँ से फिर एक्सरेज लिए जाते हैं। ये तो सब कुछ नॉर्मल है, मगर यहाँ आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रिक्शन या वेब दिख रहा है इसोफेगस का, जो कि नैरो हो गया है। तो जिसकी वजह से हमने ये डायग्नोसिस बनाई है कि पेशेंट को क्या है, प्लमर विंसन सिंड्रोम यानी कि सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया। अब यहाँ जो है उसकी ये लैब रिपोर्ट है कि स्मूथ सर्कमस्क्राइब्ड नैरोइंग ऑफ सर्वाइकल इसोफेगस इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लमर विंसन सिंड्रोम, नो अदर एबनॉर्मेलिटी सीन। तो यहाँ हमारी डायग्नोसिस बन चुकी है। अब जो है वो 3 चीज़ें जो है वो इसमें ऐड होती हैं। प्लमर विंसन सिंड्रोम में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड इसोफेजियल वेब्स। तो इसकी वजह से ये पैटरसन कैले सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, और प्लमर विंसन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो यहाँ ये डायग्नोसिस बन गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। अब जो है हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। हमारी डायग्नोसिस तो बन चुकी है, हमने उसे मैनेज कैसे किया? हमने मैनेज इस तरह से किया कि हमने उसे नॉर्मल सलाइन दिया एट द रेट ऑफ 40 ml पर आवर के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट का जो है वो इनटेक बहुत ज़्यादा लो था। उसके साथ हमने उसे इंश्योर मिल्क दिया, ये बेसिकली एक सप्लीमेंट्री मिल्क है, इसके अंदर सप्लीमेंट्स थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह। देन इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम ओडी हमने इसको दिया। सेफ्ट्राइक्सोन इसलिए दिया क्योंकि पेशेंट को जो है वो डब्ल्यूबीसीज काउंट रेज आ रहे थे, फीवर आ रहा था ऑन एंड ऑफ था। हमने एज ए एम्पेरिकल थेरेपी से स्टार्ट करवाया, और फिर हमें लैब रिपोर्ट्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स मिले, और इसके जो है वो इन्वेस्टिगेट करने पर फिर हमने उसे जो है वो एस्लोप्रॉड दैट इज़ ओमिप्राजोल, क्योंकि इनटेक बहुत ही कम था पेशेंट का, तो हमने उसे ओमिप्राजोल भी स्टार्ट करवाया। सिरप लाइजोविट स्टार्ट करवाया। ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, तो ये भी एज अ सप्लीमेंट हमने ऐड किया। और एसओएस पे हमने उसे प्रोवाज यानी कि पैरासीटामोल फॉर फीवर दिया। इंजेक्शन विनोफर, क्योंकि जो हमारे पास इसोफेजियल वेब्स हैं जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो रहा था, उसकी जो कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी है। तो जब हम पेशेंट की आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके इसोफेजियल वेब्स जो है वो करेक्ट होंगे, और पेशेंट को डिस्फेजिया की कंप्लेन रिलीफ हो जाएगी। क्योंकि ये जो है म्यूकोजल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से फिर वेब्स बन जाते हैं और फिर डिस्फेजिया होता है। तो इसीलिए हमने उसे इंजेक्शन विनोफर 2 एम्प्यूल्स डायल्यूटेड इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन अल्टरनेट डेज में दिए, ताकि हम उसकी आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकें और ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जो है इनिशियली तो विनोफर से
यानी कि आयरन सप्लीमेंटेशन से इस चीज़ को करेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो हमारा अगला स्टेप ये होता है, तो हम उसे फिज़िकली बैलूनिक डायलिटेशन एंडोस्कोपी करके उसे फिज़िकली बैलूनिक डायलिटेशन करते हैं एसोफेजियल वेब्स को ठीक करने के लिए। मगर ये पेशेंट जो है वो प्लमर विंसन की आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने से ही इम्प्रूव हो गई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस था और एक रेयर केस था प्लमर विंसन सिंड्रोम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।